करना क्या है, एक तो पैराग्राफ्स में आपको चीजों को लिखना है, एक ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई को समय देना है, क्योंकि जब आप ज्यादा पढ़ेंगे तब कुछ लिख के आ पाएंगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं होगा तो आप वहां बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे और फिर वहां फालतू कहानी लिखेंगे जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा कि इसका आंसर उसमें और उसका आंसर इसमें और इसका आंसर उसमें। फिर आप ये करना शुरू कर देंगे, ठीक है, कि जो भी याद आ रहा है चलो लिखना शुरू कर देते हैं। तो उन चीजों से बचना है, रेलिवेंट चीजों को लिखना है, पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज लिखना है, नेक्स्ट पेज से शुरू करना है जब भी कोई क्वेश्चन शुरू करना है ना, कि हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो रहा है 4 पेजेस पे या 4.5 पेजेस पे, तो हमें फिर अगले से शुरू करना है अगला क्वेश्चन। और हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद शॉर्ट और फिर वेरी शॉर्ट। क्यों? क्योंकि हमारी जो हैंड राइटिंग होती है वो लास्ट में जाते जाते इतनी बेकार हो जाती है कि वो हमें भी समझ में नहीं आती कि हमने क्या लिखा है। तो शुरू के क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखें और कोशिश ये करें कि जो क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन आता है सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसी के बेस पे आपकी पूरी कॉपी चेक होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के आधार पे। तो वही एक क्वेश्चन इतना अच्छा होना चाहिए, जानदार होना चाहिए कि आपकी पूरी कॉपी जो है उसी के आधार पे जो एनालाइज कर रहा है, क्योंकि पूरी कॉपी आपकी कोई नहीं पढ़ने वाला वहां पे। किसी के पास समय नहीं है कि आपका हर एक पेज पढ़ के देखे, आपका हर एक वर्ड पढ़े, ठीक। लेकिन आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, तो आप उसको वहां पे लिख के आइए। और पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, और कोशिश ये करिए कि सनोप्सिस बना सकें, डायग्राम्स बना सके, चार्ट बना सके। अपनी जो चीज है उसको आप शुरू में बता दीजिए एग्जामिनर को कि भाई मैं ये लिखना चाहता हूं या चाहती हूं और मेरा ये आंसर रहेगा, ये पॉइंट मैं अपने आंसर के अंदर डालूंगी। फिर आप बाद में लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो सनोप्सिस आप बनाते हैं, जो डायग्राम या चार्ट आप पहले ही पेज पे बना देंगे, उससे उसका माइंड क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसको ये आता है और इसको ये सब चीजें अटेम्प्ट करनी है। इट मीन्स किसने ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, क्योंकि पूरा वो नहीं पढ़ेगा, उसको 1 मिनट में एक कॉपी चेक करनी है या 50 सेकंड में एक कॉपी चेक करनी है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज कर सकते हैं। और जो भी चीज आपने लिखी है, केस लो अगर आपने लिखा है उसको अंडरलाइन करिए। कोई और अच्छी अगर कोई मेन पॉइंट आपने डाला है उसको अंडरलाइन करिए, जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर जरूर पढ़े उसको। तो यही सब चीजें हैं। गॉट इट मैम, है ना? थैंक तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो ये सब करना है। और जी आपको उसका फायदा भी मिलता है, जितना अच्छा जितना सुंदर आप जितना अट्रैक्टिव लिखते हैं वहां पर रेलिवेंसी के साथ, उसका फायदा डेफिनेटली मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी राइटिंग होगी उसको फायदा मिलता है। देखिए, एक बच्चा होता है वो जिसको नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन हैंड राइटिंग उसकी थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी सी खराब है, तो आप देखेंगे कि उसको पता सब कुछ है, उसके पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन हैंड राइटिंग की वजह से नंबर कट गए। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, ये सीसीएस का एग्जाम है, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो सकता है कि वो बहुत अच्छा गेन करे, लेकिन यहाँ पर नहीं मानती हूं मैं। यहाँ पर प्रेजेंटेशन और ये थोड़ा हैंड राइटिंग बड़ा ये मैटर करती है। तो नंबर अप टू मार्क नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं रहे हैं इस बार। 4 लोग हैं जिनके 60 से ऊपर हैं बस, बाकी सब तो उसी के अंदर अंदर है, 300 के अंदर अंदर। ये मैडम सबसे कम नंबर कितने आए हैं सबसे कॉन्स्टिट्यूशन? कम नंबर 240। नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में 25। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बैक है। ओके। मैम, मेरा सिलेबस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो अभी पूछूं या बाद में पूछ लूं? आप पूछ लो अभी साथ के साथ ही, फिर मैं शुरू करूं। ठीक है मैम, ये जो यूनियन पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर रिगार्डिंग हम्म। लेजिस्लेशन, इसमें हम्म। राज्यसभा और लोकसभा को भी डिटेल में पढ़ना है या हाँ, इसका बेसिक बेसिक पढ़ना है? नहीं आपको 79 पढ़ना है, 79 में आपको पार्लियामेंट बताएंगे। फिर आपको 80 पढ़ना है, 81 पढ़ना है, 82 पढ़ना है, 83 पढ़ना है, 84 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 6 पढ़ना है और 87 पढ़ना है। हाँ जी, यस। तो डिटेल में पढ़ना है थोड़ा। 80 में तो राज्यसभा है और 81 में लोकसभा। क्योंकि वो आपसे पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन जब पूछ रहा है तो उसमें प्रेसिडेंट भी एक पार्ट है, उसमें लोकसभा भी एक पार्ट है, उसमें राज्यसभा भी एक पार्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और वो प्रेसिडेंट नहीं पूछना चाह रहा, वो आपसे पूछना चाह रहा है लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कितनी सीटें होती है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, क्या इनकी डिस्क्वालिफिकेशन है। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है, ये मनी बिल में कितना काइंड्स ऑफ बिल्स और मनी बिल में बेसिक पढ़ना है, लाइक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में, या उसको और डिटेल में पढ़ना है? नहीं नहीं, मनी बिल 110 पढ़ना है बस। बेसिक मतलब? हाँ, सिर्फ और सिर्फ मनी बिल क्या है, व्हाट इज मनी बिल। ओके, सारे टाइप्स ऑफ बिल्स नहीं पढ़ने हैं ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं।
क्योंकि 30 वाले क्वेश्चंस में ना ऐसे आते हैं, तो जो यूनिक में थे। ओके मैम। नहीं नहीं कुछ नहीं, बल्कि ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, मैं बताऊं। मनी बिल अगर आया भी तो ऐसा आएगा कि आप उसको छोड़ सकते हो, वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पूछ लिया तो 110 में बताया गया है कि जब भी हम कुछ भी पैसों से रिलेटेड, मान लीजिए हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, या हमें कर्जा लेना है, या हमें किसी का उधार चुकाना है, इस तरीके के जो बिल हम पेश करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मनी बिल में काउंट होते हैं। ओके मैम। तो एंड वो गवर्नर के बताया पास जाएगा। नहीं है? नहीं, आपको स्टेट नहीं पढ़ना। स्टेट नहीं पढ़ना। ओके, थैंक चलिए शुरू करते हैं। इस बार सिलेबस में 52 से और कहाँ तक के आर्टिकल कवर होंगे, सारे या कुछ बीच में नहीं छोड़ नहीं देंगे? नहीं, सारे नहीं होंगे। मैं आज रिवीजन अगर शुरू करती हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं, उनको सामने रख लो ओके मैडम। बस, उसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे, है ना। वही पूछा जाने वाला है, वही आपका सिलेबस है, और आज मैंने क्लास भी उसी पे ली है पूरी। मैडम ये लॉन्ग के 2-3 क्वेश्चन बता दीजिए जो आएगा ही आएगा, जैसे हाँ जी, चलिए ठीक है, कर लीजिए कर कोई लीजिए। रिकॉर्ड, अगर कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है तो करे प्लीज। बताओ। मैम। अभी 30 मैम मेरी बात सुन लो, अभी थोड़ा रिवीजन हम कर लें। देखिए पूरा नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। यूनिक आपको जो दे रहा है, आपको सारा नहीं पढ़ना है। आपको आपका सिलेबस क्या कह रहा है, आपको वो पढ़ना है। सिलेबस में कुल 7 टॉपिक दिए गए हैं, वो 7 ही टॉपिक पढ़ने हैं। मैडम ये लॉन्ग वाले बता दो, शॉर्ट तो अपने आप ही कॉमन सेंस पे कर ही लेंगे थोड़ा बहुत। ये बताओ कि मैं रिवीजन करूं, उसके बाद शुरू करेंगे, फिर शॉर्ट और लॉन्ग का पहले रिवीजन करते हैं। जी मैम। हाँ, देखिए सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 टू 62। आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 का यही तो कहना है कि भैया एक राष्ट्रपति होगा देश का। आर्टिकल 53 उसके साथ क्या बोलता है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली ऑन और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद हिज कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहते हैं कि भैया सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी यूनियन की, वो उसी में निहित होगी, है ना। कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो उसी में निहित होगी, जिसको वो खुद एक्सरसाइज कर सकता है या अपने किसी सबॉर्डिनेट से एक्सरसाइज करा सकता है ना। जितने भी आपके सेंट्रल लेवल पे जो आते हैं, ये आपका जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर जितने भी ऑफिसर आपके आ रहे हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो वही है ना। तो ये कहते हैं कि भाई वो जितने भी ऑफिसर्स हैं सब किसके अंडर काम करेंगे? इनके अंडर ही काम करेंगे, क्योंकि वो इन्हीं के द्वारा, इनके इंस्ट्रक्शन के द्वारा, इनके प्लेजर के अंदर कार्य करते हैं। वो कभी भी हटाए जा सकते हैं उनके पद से। ठीक, तो वो क्या करते हैं? ये कहते हैं भैया आपने एक वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का अर्थ होता है किसी के प्रसाद पर्यंत कार्य करना। तो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करना? जो उनको चुनता है उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करना। और जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जितनी भी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो हमारे लॉ को इंप्लीमेंट कराते हैं, वो सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? अगर वो स्टेट लेवल पे हैं तो गवर्नर के अंदर आते हैं, और अगर वो सेंट्रल लेवल पे हैं तो वो राष्ट्रपति के अंडर आते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि भैया जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसको या तो वो खुद एक्सरसाइज कर ले या फिर वो अपने सबॉर्डिनेट के थ्रू एक्सरसाइज करा ले। ये है इसका 53 का क्लोज 1 जो ये कह रहा है। साथ ही साथ फिर ये कहते हैं कि जो आपका 54 है, 54 क्या बता रहा है? 54 बता रहा है इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। उसको किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा? तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे? ये कहते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, ध्यान रखिएगा, जिनको इलेक्ट किया गया है, जिनको निर्वाचित किया गया है, जिनको चुना गया है। सेकंड ये कहते हैं एमएलएस या इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। जो राज्य स्तर पर चुने गए लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एमएलए इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ इसमें 2 यूनियन टेरिटरी को भी रखा गया है, दिल्ली और पौंडीचेरी।
उसके भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब मैं इलेक्टोरल कॉलेज की बात करी तो ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर आते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। इन दोनों को मिला के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, सीक्रेट बैलेट से होता है विथ ट्रांसफरेबल वोट। वोट कैसी होती है, ट्रांसफरेबल होती है, क्योंकि ए बी सी डी 4 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया। मैंने पहला प्रेफरेंस किसको दिया, बी को दिया, मैंने सेकंड प्रेफरेंस सी को दिया और मैंने थर्ड प्रेफरेंस अपना ए को दिया। तो वहां पे प्रेफरेंस, मेरा जो वोट है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगर वो मेरा कैंडिडेट नहीं जीत रहा होगा तो मेरा वोट दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी नहीं जीत रहा होगा तो फिर तीसरे को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरा ट्रांसफरेबल वोट है, इस तरीके से। अब ये कहते हैं क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट, क्या क्वालिफिकेशन है, तो ये 58 में बताई गई है, क्या क्वालिफिकेशन है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो नहीं है इलेक्टोरेट में? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल ही आपकी 7 जगह पर है। मैं आपको बताऊं, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है। तो अब 58 की बात करते हैं, जो क्वालिफिकेशन की बात करता है। वो ये कहता है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, साथ ही साथ एलिजिबल होना चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी बनने के काबिल होना चाहिए। एमपी बनने के काबिल होने का मतलब है कि किसी भी भारत की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी एलिजिबल माना जाएगा। तो एमपी बनने के लिए भी वो लायक होना चाहिए, और खासकर किसका, लोकसभा। ये कहते हैं कि भैया लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। और साथ ही साथ इनका एक और कहना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि अदर कोई गवर्नमेंट जॉब में ना हो, कोई और पद धारण ना करता हो, एक्सेप्ट ये कहते हैं कि कौन सा ऐसा ऑफिस है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है, लाभ के पद में नहीं आता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर, ये 4 ऐसी पोस्ट हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती हैं। इनको हम ये नहीं कहेंगे कि ये लाभ के पद पे कार्य कर रहा है, नहीं। इनके अलावा अगर वो किसी और पोस्ट पे रहते हुए क्या चाह रहा है कि भैया राष्ट्रपति बन जाऊं, और राष्ट्रपति भी है और वो कार्य भी रखता है, नहीं, एक ही रख सकता है, या तो राष्ट्रपति रहेगा या फिर वही ऑफिस वो होल्ड करे। अब बात आती है इम्पीचमेंट की, आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 61 क्या कहता है, आर्टिकल 61 ये कहता है कि जब भी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहा है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही ग्राउंड है उसको हटाने का। देयर इज ओनली वन ग्राउंड टू रिमूव प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब होगा, जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस नहीं मानेगा, क्योंकि 74 साफ साफ कहता है कि भैया उसको माननी है, उसको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और जिसकी राय मानना उसके लिए क्या होगा, जरूरी होगा। इंदिरा गांधी ने यही तो किया, 42nd अमेंडमेंट से कह दिया भैया माननी पड़ेगी। तो अब बात आती है कि उसने नहीं मानी, इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट की जो कार्रवाई है, उसको उसके पद से हटाने की जो कार्रवाई है वो किसी भी हाउस में इनिशिएट किए जा सकती है, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। लेकिन इनिशिएट की जाएगी उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप लोकसभा में इनिशिएट कर रहे हैं तो स्पीकर को, और अगर आप राज्यसभा में इनिशिएट कर रहे हैं उसको हटाने का जो रेजोल्यूशन है, वहां पर आपको चेयरमैन को प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। ये मैम राज्यसभा का प्रेसिडेंट वो होता है ना, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। हेलो, अभी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैम, ये कह रहा हूँ राज्यसभा का जो ये चेयरमैन होता है ये तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएंगे हम लोग? हाँ बिल्कुल जाएंगे, जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कहा है। तो ये कहते हैं कि वो किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है।
ठीक है। और जब आप प्रायर नोटिस दे रहे हैं 14 दिन का, वो सपोर्टेड होना चाहिए बाई 1/4 मेंबर, है ना। टोटल मेंबरशिप में जो 1/4 हिस्सा है वो उसको सपोर्ट करेगा, उस रेजोल्यूशन पे साइन करेगा कि हाँ हम लोग जो है ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, सपोर्टेड बाई 1/4 मेंबर। उसके बाद उस रेजोल्यूशन पे सुनवाई होगी और वो रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए टोटल मेंबरशिप के। और अगर वो 2/3 मेजोरिटी से एक हाउस में पास हो जाता है तो फिर वो दूसरे हाउस के सामने रखा जाता है। फिर दूसरा हाउस पूरी प्रॉपर जांच करता है, प्रेसिडेंट को जो है सुनवाई का अधिकार रहता है, प्रेसिडेंट को सुना जाता है अगर वो अपनी सुनवाई करवाना चाहता है, और अगर वो अपने बिहाफ पे किसी और को भेजता है तो उसकी सुनवाई की जाती है। और पूरी जांच होने के बाद, छानबीन होने के बाद और वाकई ये साबित होने के बाद कि उन्होंने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, उनको उनके पद से, वहां पे भी कितना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और वो जब रेजोल्यूशन वहां से भी पास हो जाएगा दूसरे हाउस से, तो वो अपने पद से उस समय विकेंट माने जाएंगे, उनका पद जो है खाली घोषित कर दिया जाएगा। मैम ये 2/3 प्रेजेंट का है या टोटल का? ये कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये पारित होना चाहिए। ओवरऑल की बात कर रही हूँ, टोटल मेंबरशिप की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट इन वोटिंग की बात नहीं कर रही हूँ। ओके। अब बात आती है यहाँ पर उसकी पावर्स की। आज मुझे लगता है हमारे यहाँ किसी ने भजन कीर्तन कर दिया है, आवाज आ रही हो तो आपको? नहीं आ रही, बैकग्राउंड में नहीं आ रही नहीं आ रही है मैम, नहीं आ रही है। चलिए चलिए ठीक है शरद जी, ओके। हाँ जी, अब बात कर रहे हैं हम पावर की, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने देखा एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास है, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ये हमने देखा है ना, जिसको वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, किसी के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर है इनके पास। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सेकंड पावर है। कैसे? ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ये किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कैग बोला जाता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, फाइनेंस कमीशन, ठीक, मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंक्लूडिंग द चेयरमैन। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इनके पास बहुत सारे जो मेन मेंबर हैं, जो मेन जो है आपका एग्जीक्यूटिव है, उनके मेंबर्स को, उनके चेयरमैन को अपॉइंट करने की पावर है इनके पास। पूरी एग्जीक्यूटिव को अपॉइंटमेंट करने की पावर है इनके पास, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं गवर्नर्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, या चाहे वो कैग हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, ठीक है। इतना आप लिखेंगे इनफ रहेगा। अब बात आती है मिलिट्री पावर की, जो कि 53 के क्लोज 2 में बताई गई है। 53 का क्लोज 1 तो आपको एग्जीक्यूटिव पावर बताता है, 53 का क्लोज 2 आपको ये कहता है कि द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन हिम and the exercise thereof shall be regulated by law and president will have power to confer his authority or authorities other than the president। उन्होंने कहा भैया ये जितनी भी आपके डिफेंस फोर्सेज हैं उन सबका हेड होगा, कमांड होगा, सुप्रीम कमांड, ठीक। साथ ही साथ वो इन सभी चीजों को, जो इसके अंदर ये शक्ति है डिफेंस फोर्सेस का जो कमांड है, उसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के अनुसार रेगुलेट करेगा। या तो वो उनको खुद रेगुलेट कर सकता है या फिर दूसरी अथॉरिटी को उनका सुपीरियर बना सकता है ना। जैसे हमारे सीडीएस बनाए जाते हैं तो भी क्या देखते हैं कि भैया जो सेनाएं हैं वो सही तरीके से कार्य कर रही हैं क्या। तो ये कह रहे हैं कि भैया डिफेंस फोर्सेस का कमांड वही होगा, लेकिन वो अपनी सहायता के लिए नीचे चुन सकता है जो उनको रेगुलेट कर सके सही तरीके से। उसके बाद बात आती है पावर टू ग्रांट पार्डन, आर्टिकल 72। आपका मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को जो कन्विक्टेड पर्सन है, जिसको क्या कहते हैं पनिशमेंट दी गई है, अब वो उस पनिशमेंट को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कोम्यूट कर सकता है, यानी कि या तो उसको घटा बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, या कहते हैं कि उसको कुछ समय के लिए रोक सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, या फिर उसको वो क्षमा भी कर सकता है, पार्डन भी कर सकता है, उसको बरी भी कर सकता है, एक्विट भी कर सकता है। या तो वो उसको क्षमा कर दे, या उसके दंड को कम कर दे वो, या उसके दंड को सस्पेंड कर दे वो। और ये सारे केसेस में उसके पास पावर है, चाहे वो कोर्ट ऑफ मार्शल हो, चाहे वो कोई और वो हो कोर्ट हो।
सभी मामलों में वो क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है। ये एक तरीके से जुडिशियल पावर भी है उसकी, पावर टू ग्रांट पार्डन्स। अब बात आती है, इसमें केस है आपका केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अगर किसी को क्षमादान दिया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। का नाम क्या है? केहर सिंह, KEHAR, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब बात आती है डिप्लोमेटिक पावर्स, क्योंकि आपको पता है जो एम्बेसडर्स होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो उनके अपॉइंटमेंट की पावर भी किनके पास, प्रेसिडेंट के पास। साथ ही साथ जो वो अपॉइंट करके हमारे देश में भेजते हैं उनको रिसीव करने की पावर भी किसके पास, राष्ट्रपति के पास। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एम्बेसडर्स counsel to other countries and receive in return corresponding foreign diplomatic representatives. अब बात आती है पावर टू समन एंड एड्रेस हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट shall from time to time summon the houses or either house to meet at such time and place as he thinks fit. एक तो हमें ये पता ही है कि जब भी कभी सामान्य जो इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो पहली मीटिंग बुलाई जाती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। यानी कि जो पहला सेशन चलता है हमारा वो किसके द्वारा चलता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और दोनों हाउसेस को संबोधित करता है जनरल इलेक्शन के बाद। At the commencement of the first session after each general election to the House of the People and the commencement of the first session of each year, and the President shall address both houses of Parliament assembled together and inform Parliament of the cause of its summons. ये 87 का ये कहना है कि भैया जब भी फर्स्ट सेशन लगता है 3 सेशन होते हैं, ये तो हमें पता ही है कि 3 सेशन होते हैं। सबसे पहला बजट सेशन, उसके बाद हमारा मॉनसून सेशन और लास्ट हमारा विंटर सेशन। जो बजट सेशन है वो फरवरी से मई तक चलता है। अब मॉनसून सेशन आ गया, कहां तक चलेगा, जुलाई से सितंबर तक चलेगा। उसके बाद विंटर सेशन आ गया, वो कहां से कहां तक होगा, नवंबर से दिसंबर होगा। तो ये कहते हैं भाई जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। और इसी तरीके से हर एक साल का जो पहला सेशन होगा वो किसके द्वारा बुलाया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि पावर टू गिव असेंट टू बिल्स। जो बिल किसके पास गए हैं, हाउसेज में पास होने के बाद पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास गए हैं उसकी कंसेंट के लिए, तो वो उन पर या तो अपनी कंसेंट देगा या फिर उनको क्या कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए कह सकता है, एक्सेप्ट मनी बिल। और अगर फिर से वो भेजते हैं उसको रिकंसीडर करने के बाद तो उसको अपनी असेंट देनी पड़ेगी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा कहा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। अब है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसकी बात करता है आर्टिकल 123। ये कहते हैं व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन and he is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. तो वो क्या कर सकता है, एक अध्यादेश, एक बिल पास कर सकता है। Such ordinance shall have the same force and effect as the act of the parliament. और वो जो ऑर्डिनेंस है वो बिल्कुल वैसा ही प्रभाव रखेगा जैसे कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि रखती है। और जब संसद अपने सेशन में आ जाएगी, उसने क्यों बनाया कानून, क्योंकि उस समय जो है वो सेशन में नहीं है, दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है,
और उसको ऐसा लगता है कि कानून बनाना बहुत जरूरी है, ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो वो कानून बना सकता है, और वो कानून बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून चलता है। लेकिन जब रीअसेंबल होती है आपका पार्लियामेंट, तो वहां पर वो 6 वीक के बाद, एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स, वो खत्म हो जाएगा। जो कानून बनाया गया है बाय द प्रेसिडेंट, जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है बाय द प्रेसिडेंट, वो 6 सप्ताह के बाद खत्म हो जाएगा। कब से? पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने से, या फिर उसको उससे पहले भी खत्म किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। अब बात आती है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये पावर है जो आपको वहां पे लिखनी भी है। तो इमरजेंसी की आप समझते हैं कि जब भी उसको ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या ऑफ एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, या तो पूरे भारत की सिक्योरिटी को खतरा है या उसके किसी एक पार्ट को कोई खतरा है, किससे? वॉर से, एक्सटर्नल एग्रेशन से, या आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू, या हमारी जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अनुसार नहीं चल रही है, या हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम मीन्स राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, और आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो कि 20 मार्क्स में आता है। ये जो प्रेसिडेंट बताया ये भी 20 मार्क्स का है, मैं आपको बताऊं। और एक और ध्यान रखिएगा चीज, एक 74 और 75। 74 आपको ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। और 75 आपको क्या कह रहा है? द प्राइम मिनिस्टर shall be appointed by the president and other minister of the council by the president on the advice of the prime minister. The minister shall hold office during the pleasure of the president. भैया एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो एडवाइस करेगी किसको? राष्ट्रपति को, कि किसके अनुसार उसको एक्ट करना है, किस तरीके से उसको एक्ट करना है, और उसको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसकी एडवाइस के बाद। और ये आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। और 78 ये कहता है कि आपका जो प्रधानमंत्री है उसका ये कर्तव्य है, ड्यूटी बनती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो डिसीजन ले रही है, जो भी चीजें वो करना चाहती है और करने वाली है, उसकी सूचना वो पहले ही राष्ट्रपति को दे दे। तो रियल हेड हम देखते हैं कि रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि वो एक्ट वही करता है, एक्ट करवाने वाला वही है, सलाह देने वाला वही है। जितने भी कार्य किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा वो कराने वाला कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड वही है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे लग नहीं हो सकती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ टोटल मेंबरशिप में, जितने भी हमारे टोटल मेंबर हैं, यानी कि मान लीजिए 545 टोटल मेंबर हैं, तो उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती है। नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट कहां से कहां तक दिया गया है? 124 टू 147। जैसे मैंने आपका प्रेसिडेंट बताया 52 टू 62, सुप्रीम कोर्ट 124 टू 147। इसी तरीके से इनका ये कहना है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, देयर शेल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें जो जजेस होंगे उनकी जो संख्या है, देखिए वो समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो करंट स्टेटस है वो कितना है? 33 जजेस प्लस 1 CJI, यानी कि टोटल मेंबर कितने हैं वहां पर? कितने जजेस हैं? 34 जजेस हैं आज के सिनेरियो में।
उसके बाद हमें उनकी भी क्वालिफिकेशन देखनी है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, जो कि 124 के क्लोज 3 में बताई गई है। कौन हो सकता है? तो ये कहते हैं कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड ये कहते हैं कि कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, एक या एक से अधिक। तो ये कहते हैं भैया 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए एज अ जज इन हाई कोर्ट। नेक्स्ट ये कहते हैं या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस की हो, किसमें? हाई कोर्ट में। मिनिमम 10 इयर्स प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, ठीक। या फिर ये कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड पर्सन हो इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट, विधि में पारंगत हो या पारंगत विधि वेता हो राष्ट्रपति की नजरों में, तो वो उसको हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। भारत का नागरिक ये तो बिल्कुल है, ये तो मस्ट है, इसको तो कोई वो नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? या तो 5 साल तक उसने क्या कहते हैं जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में, या 10 साल तक प्रैक्टिस की हो हाई कोर्ट में, या फिर वो राष्ट्रपति की नजरों में बहुत ज्यादा पारंगत है विधि में। उसके बाद ये कहते हैं जो 124 का क्लोज 4 है वो बताता है रिमूवल की बात, कि उनको हम हटा भी सकते हैं। हटाएंगे कैसे? फिर ये कहते हैं भैया 2 ग्राउंड बनते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। 2 ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, जिसके आधार पे उनको हटाया जा सकता है। जैसे वहां पर हम देख रहे थे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए 1 ग्राउंड था, यहाँ पे 2 ग्राउंड है। इसी तरीके से वहां पे भी किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता था रेजोल्यूशन, यहाँ पर भी किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। जब ये लोकसभा में इनिशिएट किया जाता है तो 100 मेंबर के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए, और ये जब राज्यसभा में इनिशिएट किया जाता है तो 50 मेंबर के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। उसके बाद सेम ये प्रोसीजर अपनाएंगे, इस पे भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए हमें। और ये जब हम बिल पे चर्चा हो रही है, इस रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रही है, तो एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी ये जांच करेगी कि वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट के जज पे इल्जाम लगाए गए हैं, जो चार्ज लगाए गए हैं, वो वाकई में हकीकत है या नहीं है। इसके लिए आपका जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, जिसमें प्रोसीजर बताया गया है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 कि भाई पहले एक हाउस में इनिशिएट किया जाता है, 2/3 मेजोरिटी अगर वहां पे बनती है उस कमेटी की जांच के बाद, क्योंकि वो कमेटी जांच करने के बाद रिपोर्ट देती है, लोकसभा के स्पीकर को देगी अगर लोकसभा में किया गया है। फिर वो स्पीकर वही रिपोर्ट उस जज को भेजेगा, फिर उस जज से कहेगा कि आप अपनी सुनवाई में जो कहना चाहते हैं, क्योंकि ओडी अल्ट्रम पार्टम दोनों पक्षों की सुनवाई होनी चाहिए, फिर उनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। और सुनवाई का मौका देने के बाद अगर ऐसा लगता है कि नहीं, जो चार्जेस लगे हैं वो बिल्कुल सही है, तो उस बिल को पास कर दिया जाएगा 2/3 मेजोरिटी से। फिर वही सेम बिल कहां जाएगा? दूसरे हाउस में जाएगा, और दूसरा हाउस भी सेम करेगा, वो भी अपनी जांच करेगा, और जांच करने के बाद फिर वो 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा, और उसके बाद उस जज को भी अपनी सीट से वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा। और ऐसा आज तक नहीं हुआ है, करने की कोशिश की गई लेकिन हो नहीं पाया। जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस दीपक मिश्रा, लेकिन नहीं हो पाया। अब इसके बाद ये कहते हैं भैया 124 का जो 7 क्लोज है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज किसी भी कोर्ट में कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि 65 ईयर एज है। अपॉइंट कौन करता है इनके जजेस को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अगर सीजेआई की मैं बात करती हूँ तो वहां पर ये कहते हैं कि भैया जो प्रेसिडेंट है वो सीनियर मोस्ट जजेस की सलाह लेगा, और ऐसे हाई कोर्ट के जजेस की सलाह ले सकता है जिनको वो ठीक समझता है। और अगर मैं बात करती हूँ सीजेआई के अलावा जजेस की, तो वहां पर ये कहते हैं कि भैया सीजेआई की कंसल्टेशन तो बिल्कुल ही बिल्कुल होगी उसमें, और 5 सीनियर मोस्ट जजेस साथ में सलाह देंगे, कॉलेजियम सिस्टम, और उसके बाद वो जज चुना जाएगा और बाकी जज चुने जाएंगे। तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस चुनने की बात हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस चुनने की बात हो। अब इसके जुडिक्शन की बात आती है, तो जुडिक्शन में देखिएगा इसका ओरिजिनल जुडिक्शन आता है, अपीलेट जुडिक्शन आता है, एडवाइजरी जुडिक्शन आता है, रिट जुडिक्शन आता है। ओरिजिनल जुडिक्शन 131 में बताया गया है कि जब कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 और मोर स्टेट के बीच में कोई विवाद होता है, या फिर बिटवीन 2 और मोर स्टेट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है,
या बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड। राज्य सरकार और कुछ राज्य एक तरफ है और बाकी राज्य एक तरफ है, उनके बीच में अगर कोई विवाद हो गया है तो सीधा कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो जब भी कभी राज्य और राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है या केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बात आता है अपीलेट की, तो अपीलेट मामलों में एक तो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में इसमें अपील हो सकती है। एक सिविल मैटर्स में इसमें अपील हो सकती है जहां पर सर्टिफाई कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा 134A में। साथ ही साथ क्रिमिनल मैटर्स में इसमें क्या है? अपील होती है 2 केसेस को छोड़ के। ये कहते हैं कि जहां पर किसी एक्विट पर्सन को इन्होंने डेथ पेनल्टी दे दी है हाई कोर्ट ने, मतलब उसको छोड़ दिया गया था, लेकिन क्या किया? हाई कोर्ट ने अपील में उसको फांसी दंड दे दिया, मृत्यु सजा दे दी, तो वहां पर वो सीधा चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। या फिर ये कहते हैं कि कोई केस जो उसने हाई कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया लोअर कोर्ट से और उसमें किसी व्यक्ति को उसने फांसी की सजा दे दी, तो वहां पर भी वो जा सकता है। तो दोनों ही केसेस है फांसी के। जब उसको मृत्युदंड की सजा मिल जाती है, एक में वो बरी हो गया लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको पलट दिया, आदेश को उलट दिया और उसको मृत्युदंड दे दिया। या फिर लोअर कोर्ट में ट्रायल चल रहा था और उस ट्रायल को अपने सामने मंगा के उसको क्या कर दिया? डेथ सेंटेंस दे दिया। तो वहां पर वो दोनों ही केसेस में चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में विदाउट एनी सर्टिफिकेट। बाकी सब में सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। लेकिन मान लीजिए अगर बाकी सब में सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? SLP करेंगे, स्पेशल लीव पिटीशन करेंगे 136 के अंदर। जो ये कहता है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री जो किसी भी मैटर में दी गई है, तो वहां पे जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है? SLP कर सकती है, स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। उसको विशेष इजाजत दी जा सकती है अपील करने के लिए अगर उसको 134A में सर्टिफिकेट नहीं मिला है, एक्सेप्ट मार्शल कोर्ट्स। मार्शल कोर्ट्स के डिसीजन को ये नहीं छेड़ता है। अब इसके बाद बात आती है आपकी एडवाइजरी जुडिक्शन 143, है ना? आपने भी पढ़ा है कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, उन पे एडवाइस ले सकता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो उनको एडवाइस करेगा वो बाइंडिंग नहीं है राष्ट्रपति के लिए कि वो उसको माने ही माने, और ना ही सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग है कि वो उनको एडवाइस दे ही दे। वो चाहे तो दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। रिजुडिक्शन में आपको पता है कि जब फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है तो आप आर्टिकल 32 में सीधा अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को। 5 तरीके की रिट्स वो जारी कर सकता है। 137 में कहा गया कि वो अपने ही मैटर्स का रिव्यू कर सकता है। ठीक है, आपको ये चीजें याद रहती है, ठीक है? नहीं तो कोई इतना इशू नहीं है। आपको जुडिक्शन पता होना चाहिए, कंपोजिशन पता होना चाहिए, बस बहुत है। इसके बाद आपकी बात आती है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं भी सुप्रीम कोर्ट वाला जो आर्टिकल है ये 123 से 147 तक कवर करने ना हमारे को। 124 124 से 147। हाँ जी। ओके। अब बात आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं जो मैं भी आपको बताती हुई आई हूँ। 2020 के हैं, ये भी 20 का है, जो कि आपका 245 टू 255। जिसमें ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां पर आकर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, फेडरल नेचर की बात करता है, और वो ये कहता है कि भाई हमने जो है स्टेट और यूनियन के बीच में 2 तरीके से डिवीजन किया हुआ है पावर्स का। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधि बनाने की पावर, कानून बनाने की पावर, विद द रेस्पेक्ट टू टेरिटरी, विद द रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर। एक तो हमने टेरिटरी के आधार पे बांट दिया कि भैया इस स्टेट के लिए आप कानून बना सकते हो। फिर हमने क्या किया? हमने सब्जेक्ट मैटर भी दे दिए कि किन किन पे बना सकते हो। तो इनका ये कहना है, जो आर्टिकल 245 है उसका क्लोज 1 ये कहता है स्टेट कैन लेजिस्लेट ओनली फॉर दी होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट।
और जो 245 का क्लोज 2 है वो ये कहता है पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। जो संसद है वो पूरे भारत के लिए, उसके किसी पार्ट के लिए कानून बना सकती है, और जो स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस कंसर्न स्टेट के लिए ही कानून बना सकता है। और अगर उसका ऐसा कानून है जो उसके स्टेट से बाहर अप्लाई हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के आधार पर इनवैलिड घोषित कर देंगे, अगर वो उस स्टेट के बाहर भी लागू हो रहा है। लेकिन अगर पार्लियामेंट का कोई ऐसा कानून है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन रख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन रखता है। क्यों नहीं होगा? इसका मेन कारण ये है कि हम वहां पर ये देखेंगे ऑब्जेक्ट और उस एक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन वाकई में है, मान लीजिए भारतीय नागरिक है और भारत के बाहर जाके कोई अपराध करता है जो बीएनएस में दंडनीय है, जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर आता है, तो वो कहीं भी जाके करे इस पूरे दुनिया के अंदर, वो भारत में जब भी आएगा उसको दंडित किया जाएगा। अगर दूसरी शादी बाइगेमी हमारे यहाँ दंडनीय बनाई गई है बीएनएस में, तो अगर वो बाहर जाके करता है बिना डाइवोर्स के तो वो दंडनीय है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का और इस एक्ट का रिलेशन है। इसी तरीके से जितनी भी हमारे यहाँ पर जो शिप है, रजिस्टर्ड शिप है, एरोप्लेन है जो रजिस्टर्ड, अगर उनमें कोई भी क्राइम होता है, उनमें कोई भी ऑफेंस होता है, तो हम क्या मानेंगे कि भाई वो जो है बीएनएस के अंदर आता है, भले ही वो किसी अंग्रेज ने क्यों ना किया हो, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का, उस चीज का, उस थिंग का रिलेशन है भारत के साथ। तो ऐसा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेक्सस हो सकता है, ऐसा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो सकता है। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस भी बोलते हैं। ऐसा कानून जो उस क्षेत्र के बाहर लागू होता है, किस आधार पर उसको वैलिड किया जा सकता है? विल बी वैलिड इफ देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्टेट। स्टेट इन द सेंस कंट्री। अगर दोनों के बीच में संबंध है, वो उद्देश्य यानी कि वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई चीज हो, और वो कंट्री, अगर उनके बीच में रिलेशन है तो डेफिनेटली वो कानून उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब बात आती है सब्जेक्ट मैटर की। भाई ये तो टेरिटरी के आधार पे है कि भाई संसद पूरे भारत के लिए बना सकती है, स्टेट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए बना सकता है, बहुत सिंपल। बात आती है सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर कहां दिए गए हैं? 7th शेड्यूल में बताए गए हैं, जिसमें 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका कंकरेंट लिस्ट। उनमें वो विषय बताए गए हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति यूनियन लिस्ट पे यूनियन को है और स्टेट लिस्ट पे स्टेट को है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों को पावर दी गई है। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां पर की स्टेट की लिस्ट पे आपका सेंटर भी कानून बना सकता है, पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो वहां पर हम देखते हैं हमारा 249, 250, 252 और 253, ये 3 आर्टिकल आते हैं। 249, 250, 252 और 253। जब भी कभी 249 के अंदर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है बाय द 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग मेंबर्स, कि ये एक नेशनल इंटरेस्ट का विषय है और इस पर हम कानून हमें बनाना चाहिए, ना कि स्टेट को। स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय को जब वो नेशनल इंटरेस्ट का समझते हुए एक रेजोल्यूशन पास करती है 2/3 मेजॉरिटी से, तो वहां पर पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। इसी तरीके से ये कहते हैं 250 के अंदर, ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी की घोषणा की गई होती है तो हम स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बना सकते हैं। इसी तरीके से बात आती है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, 2 और मोर स्टेट्स, जब 2 या 2 से अधिक राज्य एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो स्टेट लिस्ट का विषय है ना, इस पर पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए एक हमारे पर्टिकुलर स्टेट के लिए सिर्फ। जब 2 या 2 से अधिक स्टेट कंसेंट दे देते हैं कि भैया आप हमारे लिए कानून बनाइए उस विषय पर, तो वहां पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। या फिर
कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, 253 के अंदर वहां पर हम स्टेट लिस्ट के विषय पे कानून बना सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ दैट स्टेट, इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट और कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये ग्राउंड है। अब इसमें आपके डॉक्ट्रिन आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। जब हम टेरिटोरियल नेक्सस की बात करते हैं तो वो यही कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो कानून है, जो कानून बनाया गया है, वो और वो जिसके लिए बनाया गया है उनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, और अगर रिलेशन है तो वहां पर टेरिटोरियल नेक्सस हो जाएगा, वहां पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट और उस कंट्री के बीच में कोई रिलेशन है, और अगर ऑब्जेक्ट और उस कंट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वहां पर ये लागू नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई ऑब्जेक्ट और उस कंट्री के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और उस स्टेट के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। अगर है तो वहां पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन किया जा सकता है। एक बात आती है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ये जब मैम इसका कोई लाइव एग्जांपल हो सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का कौन से मैटर पे? ये मैटर में अभी आपको जो बताया था ना, उससे पहले जो एग्जांपल मैंने दिया था आप उसको इसमें जोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपकी नजरों में कोई है, जैसे मान लीजिए अभी वक्फ बिल आया है, ठीक है, तो वक्फ बिल में तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ वो रेपिग्नेंसी हो जाता है कि भाई हमेशा जब भी कभी कंफ्लिक्ट होता है कि स्टेट लिस्ट और जी यूनियन लिस्ट पे कानून बनाए गए हैं तो वहां पे कौन सा प्रीवेल करेगा, तो हमेशा ही यूनियन का कानून प्रीवेल करता है। ये टेरिटरी कैसे मैच होंगे? वक्फ बिल में टेरिटरी तो है नहीं ना कोई भी। नहीं, वो तो मैंने वो कहा ना कि ये तो रेपिग्नेंसी के मैटर में है। टेरिटरी का मैटर ये है, मान लीजिए कि आपका यूपी रिवेन्यू कोड बना हुआ है 2006 का, जो 2016 में आपका फोर्स हुआ है, एनफोर्स हुआ है। तो यूपी रिवेन्यू बोर्ड में ये कहा गया है कि भैया किसी भी भारतीय जो उत्तर प्रदेश का निवासी है उसकी 12.5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं हो सकती है उसके पास। अब वो क्या करता है, इसको तोड़ते हुए बाहर जमीन ले लेता है और उसकी जो संपत्ति है वो 12.5 एकड़ से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई जो उसकी ज्यादा जमीन हो गई है उसको जब्त कर लिया जाएगा, भले ही वो कहीं पे भी हो गई हो। क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का कानून है, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है उत्तर प्रदेश का, वही कहता है कि भाई इससे अधिक भूमि वो नहीं रख सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये उसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट का कानून है। अब देखते हैं ना हर जगह का अलग अलग कानून है, लैंड रिफॉर्म अलग अलग है सबका, लोकल लॉ सबके अलग अलग है, तो उस हिसाब से। अब बात आती है पिथ एंड सब्सटेंस की। ये 4 नंबर में पूछे जाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो जब मैं पिथ और सब्सटेंस की बात करती हूँ तो वहां पर सबसे पहले क्या देखना है, कोर्ट को ये देखना है द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन और अ स्टैट्यूट। उसको बनाया क्यों गया है, उस कानून को बनाने के पीछे मकसद क्या रहा है। भले ही फिर वो अपनी सीमा से बाहर भी लागू हो जाए, अगर उसका उद्देश्य सही है, अगर उसका उद्देश्य अच्छा है और राष्ट्र के हित में वो बनाया गया है, तो वहां पर क्या देखते हैं, पिथ और सब्सटेंस देखते हैं। क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए बड़ा चैलेंज हुआ था, ये आपका एक स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा का केस था, जिसमें जो आपका बॉम्बे सरकार थी उसने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट बनाया एक, और उसने ये कहा कि भैया जो लीकर है उसको, उसकी जो खरीद फरोख्त है उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और उसको हम प्रोहिबिट करेंगे पूरी तरीके से कि जो उसका परचेस है, जो उसका यूज है वो कम से कम हो जाए। तो यहां पर इनको चैलेंज किया गया बॉम्बे को, और ये कहा गया कि भाई आपने जो ये किया है ना लीकर के, आप ये कह रहे हो कि इसका परचेस हम देखेंगे, इसका यूज हम देखेंगे और इसको हम प्रोहिबिशन करेंगे, आपने यूनियन लिस्ट का जो विषय है ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उसको छेड़ दिया है। क्योंकि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कभी भी गवर्न नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते, और आप जबकि इसके इंपोर्ट को रेगुलेट कर रहे हो क्योंकि आप मना कर रहे हो कि भैया हमारे यहाँ तो नहीं आएगा। तो यहां पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा भैया पहले मैं ये देखूंगा कि वो एक्ट बनाया क्यों गया है, उसके पीछे की मंशा क्या है। भले ही वो यूनियन लिस्ट के विषय को टच कर रहा है, ठीक, लेकिन मैं मंशा देखूंगा क्या है उसके पीछे, और अगर वो मंशा मुझे बहुत अच्छी लग रही है और सही लग रही है तो मैं उसको वैलिड घोषित कर दूंगा। अब बात आती है आपकी कलरेबल लेजिस्लेशन की। कलरेबल लेजिस्लेशन क्या कहता है, ये कहता है
You cannot do indirectly what you cannot do directly. आप जो कार्य सीधे तरीके से नहीं कर सकते, आप उसको जो है उल्टे तरीके से भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पावर नहीं दी गई है कि भैया आप उस विषय पर कानून बनाएं, और आप फिर भी क्या करते हैं, आप उस पर कानून बना देते हैं, लेकिन उस पर मुखौटा ऐसा चढ़ाते हैं कि नहीं आपने तो यूनियन लिस्ट पे ही कानून बनाया, लेकिन जब उसको पढ़ा जाता है, उसके अंदर झांका जाता है कानून के, तो पता चलता है कि नहीं आपने तो उसमें किसको हिट किया हुआ है, यूनियन लिस्ट के विषय को भी हिट किया हुआ है। तो इनका ये कहना है कि भैया हमेशा अपनी टेरिटरी के अंदर रहो, हमेशा अपनी पावर के अंदर रहो। जो काम आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते उसको घुमा फिरा के भी नहीं कर सकते। हम ये देखेंगे कि आपने किस पर्पज से बनाया, क्या डिजाइन है उसका, क्या रेलिवेंसी है उसकी, और वो क्यों बनाया गया। अब बात आती है आपका इसके बाद अगर मैं बात करती हूं पार्लियामेंट को भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 79 टू 87, साथ ही साथ आर्टिकल 101, 102, 103, जिसमें ये कहा गया है 79 बताता है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनेगी, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनेगी। 80 लोकसभा बताता है कि भैया लोकसभा में कितने 552 मेंबर हो सकते हैं, 552। 230 मेंबर आपके कहां से चुने जाएंगे, ये कहते हैं स्टेट से चुने जाएंगे। 20 मेंबर कहां से चुने जाएंगे, यूनियन टेरिटरी से चुने जाएंगे। दो पहले एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था, अब उसको हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन आज भी स्ट्रेंथ 552 है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से 552 ही रखी गई है, मैक्सिमम है क्योंकि। फिर आपकी बात आती है राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स होता है, ये कहाँ 4th शेड्यूल में दिया गया है, शेड्यूल 4th में दिया गया है। शेड्यूल 4th में दिया गया है। इसमें इनका ये कहना है कि जो 238 मेंबर होंगे वो तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुन लिए जाएंगे, लेकिन जो 12 मेंबर होंगे वो वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट। 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट। ये देखते हुए आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, जो इन सब में एक विशेष उपलब्धि रखते हैं, एक विशेष अचीवमेंट रखते हो, किसी भी क्षेत्र में रख सकते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रख सकते हैं, आपका कला के क्षेत्र में रख सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में रख सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में रख सकते हैं, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में रख सकते हैं। तो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट, इसीलिए उनको जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि उनको खुद नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है, वो क्या प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करेंगे। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, तो इनकी क्वालिफिकेशन में एक ही अंतर है बस, जो आपकी लोकसभा है, देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया तो हमेशा हर किसी में रहेगा, तो यहां पर ये कहते हैं कि कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज, किसके लिए, लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स ऑफ एज। दोनों के दोनों एलिजिबल होने चाहिए, किसके रूप में, एमपीज के रूप में, और इसका मतलब है कि किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट में उनका नाम जरूर होना चाहिए। वोटर लिस्ट में उनका नाम जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करते हो। 101 ये कहता है कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक इलेक्शन जीतता नहीं है और उसको मंत्री बना रखा है, मंत्री पद पे है वो, तो उसको 6 महीने के अंदर इलेक्शन जीतना पड़ेगा, तभी वो मंत्री कंटिन्यू कर सकता है, उस पद को कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा, वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा। सेकंड, इसका जो 4th क्लोज है वो ये कहता है कि अगर कभी भी कोई भी मेंबर जो है, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, सेशन में 60 दिनों तक, 60 डेज तक, विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर और विदाउट द परमिशन ऑफ द चेयरमैन, राज्यसभा के मामलों में अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है लगातार 60 दिनों तक, तो वहां पर उसकी जो सीट है वो वैकेंट घोषित कर दी जाएगी। 102 बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अगर वो अनसाउंड माइंड है, अगर वो मोरल टर्पिट्यूड में कन्विक्ट किया गया है, अगर वो बैंकरप्ट है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है,
अगर वो कन्विक्टेड ऑफेंडर है, वहां पे ये ग्राउंड बताए गए हैं। अब इन ग्राउंड के आधार पे जो राष्ट्रपति है वो 103 में इलेक्शन कमीशन से सलाह करने के बाद उसकी सीट को वैकेंट घोषित कर देगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा, पर कंसेंट लेगा किसे? इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करेगा, कंसल्ट करेगा, उसके बाद ही घोषित करेगा कि भाई ये डिस्क्वालीफाई है। अब इनके बाद बात आती है आपकी क्या रहता है, अमेंडमेंट को देख लेते हैं। अमेंडमेंट क्या है, या इमरजेंसी देख ले पहले कि इमरजेंसी क्या है। देखिए इमरजेंसी 352 टू 360 तक दिया गया है। 352 में नेशनल इमरजेंसी बताई गई है, 356 में आपका स्टेट इमरजेंसी बताई गई है, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी बताई गई है। 352 जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 ग्राउंड पे लग सकती है, या तो वॉर हो रहा है, या एक्सटर्नल अग्रेशन है, या आर्म्ड रिबेलियन है। आर्म्ड रिबेलियन पहले आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस था, 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको रिप्लेस कर दिया गया है, और अब आर्म्ड रिबेलियन हो गया है। पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था। 3 जो इमरजेंसी लगी है नेशनल इमरजेंसी, वो है आपका इंडो चाइना वॉर 1962, आपका इंडिया पाकिस्तान 1971, और एक आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे 1975 के अंदर जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। ठीक, ये नेशनल इमरजेंसीज लगी हैं। नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है राष्ट्रपति, और ये फिर राष्ट्रपति जब घोषित कर देता है उसके बाद संसद के दोनों हाउसेस के सामने रखी जाती है, और रखने के 1 महीने के बाद ये अगर अपने आप समाप्त हो जाती है अगर इसको जो है सपोर्ट नहीं मिलता है। और अगर इसको लोकसभा और राज्यसभा सपोर्ट कर देते हैं तो वहां पर ये अगले 6 महीने तक चलेगी, और फिर से ये रखी जाएगी दोनों हाउसेस के सामने, और फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। मैक्सिमम पीरियड कोई नहीं दिया गया है नेशनल इमरजेंसी के लिए। वहीं पर जब मैं बात करती हूँ आपका स्टेट इमरजेंसी की, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं, तो यहाँ 3 ग्राउंड है। ये कहते हैं कि या तो जो गवर्नर है वो रिपोर्ट करेगा कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अनुसार नहीं चल रहा है ना, अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वो वर्क नहीं कर पा रहा है, या फिर अदरवाइज वो लिखते हैं कि वो अपने आप सुमोटो भी उसको कॉग्निजेंस ले सकता है कि हाँ भाई ये स्टेट जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर उसको लगता है किसी भी स्टेट के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, इमरजेंसी घोषित कर सकता है उस स्टेट में। जब उस स्टेट में इमरजेंसी घोषित की जाएगी तो उसकी सारी की सारी पावर, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो चाहे एग्जीक्यूटिव पावर हो, सारी की सारी वो प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। ठीक है, प्रेसिडेंट उनको अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है। अब ये कहते हैं कि 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, अच्छा जो 356 में लगी है वो 2 महीने वर्क करेगी। ठीक है, और जब वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी, दोनों हाउसेस के सामने रखी जाएगी, तो वहां पर वो 1 महीने के बाद समाप्त हो जाएगी अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर उसको पास नहीं किया जाता है। और अगर वो प्रोक्लेमेशन पास कर दी जाती है तो वो 6 महीने एग्जिस्ट करेगी, फिर से 6 महीने एग्जिस्ट करेगी, 1 साल तक कर सकती है। लेकिन अगर उसको बरकरार रखना है आगे 1 साल से ज्यादा, तो वहां पे 2 ग्राउंड दिए हैं उन्होंने। वो ये कहते हैं या तो आप ये साबित करो कि हाँ नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से स्टेट इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना जरूरी है, या फिर इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा सकते विदाउट दी इमरजेंसी, तो ये इमरजेंसी कंटिन्यू रखना इसलिए भी जरूरी है। तो आप जो है कंटिन्यू रख सकते हो 2 परिस्थितियों में 1 साल से ज्यादा, या तो नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही है या फिर इलेक्शन कमीशन की ऐसी राय है कि वहां पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते विदाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो फिर उसको हम बरकरार रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक। उसके बाद बात आती है 360 की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ये भी हम कब कर सकते हैं, जब हमारा जो देश का क्रेडिट है, जो देश की स्टेबिलिटी है, जब वो डगमगा जाती है, जब वो संकट में आ जाती है, तो वहां पर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। बस ये भी इमरजेंसी सेम वैसी है जैसे कि प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी है। ये 2 महीने तक कारीगर रहती है, मतलब काम वर्क करती है, और जब इसको हम पार्लियामेंट के सामने रख देते हैं, दोनों हाउसेस के सामने जाती है, तो 1 महीने तक वर्क करेगी अगर पास नहीं की जाती, और अगर पास कर दी जाती है तो 6 महीने काम करेगी, और फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। लगती है जब अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और हमारे यहाँ पर जो है सिस्टम पैसों का बहुत खराब हो चुका है, हमारे पास बहुत ज्यादा हम पे कर्जा हो गया है, हमारे ऊपर उधार ज्यादा हो गया है, स्टेबल नहीं रहे हम, है ना, अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, तो उन परिस्थितियों में बस इसका एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ये है
कि ये दो इमरजेंसी जो बाकी है, नेशनल हो चाहे स्टेट इमरजेंसी हो, वो जजेस को नहीं छेड़ती। लेकिन यहाँ पर हम स्टेट एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट आपका सेंट्रल का एम्प्लॉय हो, दोनों की सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं, दोनों के अलाउंसेस डिडक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस और सैलरी भी हम डिडक्ट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद बात आती है अमेंडमेंट की। तो अमेंडमेंट 368 में दिया गया है। 368 ये कहता है कि भैया पावर है पार्लियामेंट को, ठीक, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है, उसको रिपील भी कर सकती है, उसमें कुछ एड ऑन भी कर सकती है किसी भी प्रोविजन में। ठीक, जो प्रोसीजर है वो 2 में बताया गया है, क्लोज 2 में। एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होता है, और एक आपका ये कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट ऑफ रेटिफिकेशन। तो सिंपल मेजोरिटी से तो ये कहते हैं भैया चाहे आर्टिकल 4 हो आपका, आर्टिकल 5 हो आपका, आर्टिकल 169 हो आपका, आर्टिकल 239A हो आपका, वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, उसमें हमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, 50% वोट की जरूरत पड़ेगी, बहुत है। लेकिन जो बाकी विषय है, चाहे वो आपका ये कहते हैं कि इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट हो, या आपकी एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाना हो, या आपकी यूनियन जुडिशरी को बढ़ाना हो, या आपका 4th शेड्यूल में कोई चेंज करना हो, या आपका 7th शेड्यूल में कोई चेंज करना हो, या आपका 368 में कोई चेंज करना हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट ऑफ रेटिफिकेशन लोगे। और इनके अलावा जो भी चीज बच गई, ये दो जो मैंने आपको बताए, 4, 5, 169, 239A और ये जो 5-6 पॉइंट अब बताए, इनके अलावा जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा वो सारा स्पेशल मेजोरिटी से किया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी प्लस उसमें सिंपल मेजोरिटी भी चाहिए हमें, और 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग वो भी चाहिए, तब जाके वो पूरी होगी। उसका क्लोज 3 ये कहता है कि जो 368 अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है, इसलिए उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसका क्लोज 4 और 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया मिनर्वा मिल के केस में, जो ये कहते थे कि 4 ये कहता था कि वो कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट के थ्रू किया गया है उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। और इसका क्लोज 5 ये कहता था कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है अमेंडमेंट की, वो जितना चाहे जो चाहे जैसे चाहे अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। इन दोनों को ही मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या AIR 1980, उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। ये दोनों क्लोज 42वें संशोधन से जोड़े गए थे, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़े गए थे। दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, और साथ ही साथ ये कहा गया कि लिमिटेड अमेंडमेंट पावर इटसेल्फ अ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत आया आपका ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर आया था, जो कि 1973 का केस था। आज तक डेफिनेशन तो कोई नहीं मिली है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन केसेस के थ्रू आपको पता चल सकता है कि क्या क्या इसके अंदर आ सकता है, तो वो केस लो आपको जरूर पढ़ने हैं। अब जो है किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए। और आपका जो पेपर है उसके लिए आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं कि आपका वो पेपर अच्छा हो। ऑल द वेरी बेस्ट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बता दो कौन सा एक क्वेश्चन बताइए दोबारा से। ये फिथ एंड सब्सटेंस के बारे में थोड़ा बताएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ फिथ एंड सब्सटेंस ये देखता है ट्रू ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द एक्ट, नेचर ऑफ द लॉ। वो जो एक्ट बनाया गया है उसका ट्रू ऑब्जेक्ट क्या है, क्या करने के लिए। जैसे मैंने इसमें आपको स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस BN बलसारा का केस बताया, जो यही कह रहा है कि मान लीजिए उन्होंने जो कानून बनाया था लीकर को प्रोहिबिट करने के लिए, लीकर प्रोहिबिशन एक्ट जो उन्होंने बनाया था, कि उनका ये मानना था कि भैया शराब निषेध करना है हमें अपने स्टेट में। तो जो बलसारा जी थे उनका ये कहना था भाई नहीं, ये इन्होंने गलत कर दिया, इन्होंने ये यूनियन लिस्ट के विषय को छेड़ दिया जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करता है लीकर के, और वो विषय तो सिर्फ उस पे कानून तो सिर्फ यूनियन बना सकती है, स्टेट बना ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भैया इनका ऑब्जेक्ट देखो ना, इनका इंटेंशन देखो ना क्या है। इनका इंटेंशन है कि आप नशा मुक्त बनाना चाहते हैं अपने स्टेट को, एक बहुत ही अच्छा इंटेंशन है उसके पीछे, और ये कानून बना सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है लीकर के ऊपर भी कानून बनाया जा सकता है, उसको ये रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है, भले ही वो उसको टच कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट देखेंगे और ऑब्जेक्ट को ऊपर रखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का। ओके मैम, थैंक यू मैम। कोई 4 क्वेश्चन जो 20 नंबर के आपके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल हैं? मोस्ट प्रोबेबल क्या, बिल्कुल आने ही आने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर,
व्हेन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, ये एक ही क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट। मैम प्लीज रिपीट। भाई चारू, तुम तो हमेशा आती हो क्लास में, फिर भी ये बोल रही हो। मैम फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैम इतना अटेंटिव स्टूडेंट हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ, हाँ सॉरी मैम, रिपीट करिए, मैं अपने बाद में क्वेश्चन पूछती हूँ। मुझे प्यास भी लगने लगी। हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पोजीशन पावर प्रेसिडेंट की, अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में वो आपसे नेशनल इमरजेंसी भी करके पूछ सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी करके पूछ सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए दोनों इमरजेंसी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग में मिलेंगे, जाते ही मिलेंगे। अब बाकी पढ़ते रहिए। मैम ये जो क्वेश्चंस हैं यूनिक में, टैक्स, फीस, ये सब तो नहीं पढ़ना है ना मुझे, तो ये सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस, ओके, मुझे लगा था उसके यूनिक। बाहर नहीं। ओके, क्योंकि इन्होंने काफी चीजें डाली हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी इन अ फेडरल सिस्टम। नहीं, सिर्फ सिलेबस को आप ध्यान में रखिए। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है ना, पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन जब हमारे सामने सिलेबस होगा तो हमें सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है। एंड मनी बिल को बेसिक मैडम ये रिट का क्वेश्चन भी आता है क्या? किसका? रिट 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 का? नहीं, कोई रिट का क्वेश्चन अलग से नहीं आता है, वो उसके जुडिक्शन में ही कवर हो जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट के। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी इसमें एक 3 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है, रिट्स जो है 5 जो रिट्स है उनके बारे में पूछा है। तो वो 5 रिट्स आपको किसी को याद नहीं है क्या? वो तो याद होनी चाहिए आपको। मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा है क्या इसमें? देखिए, आपसे वो ये आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा है तो वो ये मान के चल रहे हैं कि आपको पहला सेमेस्टर याद है, आप भूले नहीं है। उनको नहीं पता है कि आप लोग भूल भी जाते हैं, तो वो यही मान के चलते हैं कि अगर उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा है तो उनको याद है। ओके मैम, थैंक यू। है ना? तो ये रिट 5 पता होनी चाहिए कि भैया हैबेस कॉर्पस है, मेंडामस है, सर्शियोरी है, प्रोहिबिशन है, क्यू वारंटो है, ये हमें पता होनी चाहिए। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम।